चालू कर दे रहा हूँ। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है बेटा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16, आयुष सवाल अच्छे से पढ़ दो, पहले मैं हिंदी समझाऊँ इसकी। Payload is defined as the difference between the mass of displaced air and the mass of the balloon. बस रुक जाओ, Where the payload बोल, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। बच्चों, एक्चुअली आपने पिक्चरों में तो देखा ही देखा होगा, देखा ये होगा कि एक फुग्गा रहता है, उस फुग्गे में एक ऐसा बास्केट लगा रहता है, उस बास्केट में ना लोग चढ़ सकते हैं और उनको हवा की सैर कराई जाती है। हेलो हेलो। और जितना लोड हम उसमें रख सकते हैं, मतलब जितने आदमियों को हम उसमें चढ़ा सकते हैं, वो लोड के लिए हम उनसे पैसा लेते हैं। तो ए लोड पे, समझ गए इंग्लिश? जो लोड चढ़ा रहे हैं उस लोड को क्या बोलते हैं? लोड। क्या करो? पैसा दो। हेलो, पे करो। हेलो हेलो। yes अच्छा, तो कितने लोग आप चढ़ा सकते हो कि वो प्रॉपर घूम घाम के आए और वापस आ भी जाएं, कि आपको पैसा आके ना देंगे? ये नहीं कि या तो गिर जाए या तो उड़ जाए। तो हमको ये देखना है कि एक्चुअली हम ये काम करते कैसे हो, कितने भार को यहाँ पे चढ़ा सकते हैं। क्या बेटा? कुछ नहीं बेटा, अभी तक मैंने केवल ये कहा कि एक फुग्गा होता है, उस फुग्गे के नीचे बास्केट होता है, उस बास्केट में क्योंकि ये फुग्गे को हम ऐसे छोड़ दें तो ये हवा में उड़ता है, लेकिन हवा में तब तक उड़ेगा जब तक यहाँ का मास, जो जितने लोग यहाँ चढ़ें वो ज़्यादा ना चढ़ जाएं, इतने रहें कि कम से कम हवा, फुग्गा अभी भी हवा में ऊपर उठे। तो कितने लोड को यहाँ चढ़ा सकते हो, उन्हीं उतने लोगों को चढ़ाओगे, उन्हीं से पैसा लोगे। यही होता है पे लोड। हेलो हेलो। अच्छा, अब वो लोग पैसा तो तभी देंगे ना जब वो लौट के आएंगे। अच्छा, लौट के जब आराम से घूम फिर के आएंगे, मतलब फुग्गा ऊपर भी जाए। अच्छा, तो ऊपर जाने के लिए जितने आप लोग चढ़ाओगे वो लोग भी ऊपर जा सके, मतलब उनका वजन वो बलून ऊपर कैरी करने में सक्षम हो। अच्छा, तो वो वैल्यू मैथमेटिकली हम कॉमन सेंस साइंस से निकालते हैं, उसे पेलोड कहते हैं। पेलोड एक्चुअली क्या होता है? पेलोड होता है डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर एंड मास ऑफ बलून। मतलब बेटा, बलून जो फूलता है ना, वो बलून आपको अगर पता हो तो ठीक, नहीं पता तो मैं बताता हूं। उसमें जनरली हम इनर्ट गैस डालते हैं, हल्की गैस। और हल्की गैस भी, वैसे तो सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होती है, पर हाइड्रोजन डाल के हम काम इसलिए नहीं करते क्योंकि हाइड्रोजन में आग भी लग सकती है। तो पता चला जितने लोग चढ़ाए तो आगे लग गई तो लौटे नहीं, तो पैसा कैसे लोगे? इसलिए हम यहाँ पे हाइड्रोजन से भारी लेकिन फिर भी एयर से हल्की गैस डालते हैं, हीलियम। हेलो, क्या डालते हैं? हीलियम हवा से तो हल्की होती है, और आपको पता है जो हल्की चीज होती है वो अपने आप हवा में ऊपर उठेगी। अच्छा, तो बेटा जितनी वॉल्यूम में आप हीलियम भरोगे उतनी वॉल्यूम में सबसे पहले आपको हवा यानी कि एयर हटानी पड़ेगी। हेलो। अच्छा, तो आप कितने आदमी चढ़ा सकते हो? भाई सर, जितना आपने एयर हटाई, जितनी आपने हवा हटाई उतने आदमी चढ़ा दें। अरे यार, आदमी के अलावा ये फुग्गा, ये हीलियम, ये डब्बा, ये सब जाएगा ना ऊपर, तो इसका लोड भी माइनस करना पड़ेगा। हेलो, तो पे लोड होता है जितनी हवा तुमने हटाई, जितनी हवा तुमने हटाई मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर से माइनस करना पड़ेगा आपको जो फुग्गे उग्गे का और जो पंचायत प्रक्रिया का वजन है, यानी कि मास ऑफ बलून। हेलो हेलो। और जो डिफरेंस बचेगा उतने डिफरेंस के वजन के लोग आप चढ़ा सकते हो, उससे एक दो चार कम चढ़ाना ताकि थोड़ा सा ऊपर भी तो जाए, तब ना मजा आएगा जो चढ़ेंगे उनको। हेलो, पे लोड समझ में आता है बच्चों? मैथमेटिकली डिफाइन किया जा रहा है। हेलो, yes sir चलो आगे एक इंग्लिश पढ़ो आयुष। calculate the payload when a balloon of radius 10 meter mass 100 kg is filled with helium at 1.66 bar at 27 degrees Celsius. Density of air is equal to 1.2 kg per meter cube and R is equal to 0.083 bar dm cube.
per Kelvin per mole. अब बेटा सब प्रेशर वेशर बाहर में दिया है, डेसीमीटर क्यूब से घबराना मत वरना आपको हो गया सर क्या है 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर बच्चों? 1 लीटर. ठीक है, तो ये घबराने की जरूरत नहीं, दिस इज बार लीटर पर केल्विन पर मोल, जो आपको आर का वैल्यू पता है वही दिया हुआ है। चलो यहाँ तक सवाल सबको समझ में आता है, आगे बढ़ूँ। सबसे पहले लिखते हैं पेलोड। क्या है पेलोड? लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर एंड मास ऑफ द बलून। लिखें पहले इंग्लिश। फिर चलो पहले इंग्लिश लिखो, लिखो तो हाँ बोलो। नेक्स्ट लाइन से बच्चों पहले फोटो बनाएंगे भाई, ये फुग्गा है, फुग्गे के अंदर नीचे बास्केट लगा है। हेलो, मतलब ये ऐसा ये फोटो मत बनाओ जो मैं बना रहा हूँ बनाओ, हालांकि मैं भी वही बनाऊंगा पर फिर भी मैं एक बार बना देता हूँ। भाई ये बलून है और बलून से क्या जुड़ा है बच्चों? बास्केट। हेलो हेलो, अब बलून जब हवा हीलियम से फूलेगा तो कुछ एक स्फेयर बनाएगा, 3 डायमेंशनल स्फेयर, उसके रेडियस को मान लो मैं कह रहा हूँ आर। पहले फोटो बना लो और लिखो सवाल में गिवन क्या है बेटा? जो रेडियस ऑफ बलून है वो दिया हुआ है कितना? 10 मीटर। और सर ये बास्केट, ये पूरा फुग्गा, ये फुग्गा भी तो सर अच्छे कपड़े का हो, अच्छे किसी मटेरियल का होगा, तो पूरा जो ताम झाम है ये पूरा मास ऑफ बलून को मैंने लिख दिया एमबी। आप पूरी इंग्लिश लिख दीजिएगा, मास ऑफ बलून। और ये मास ऑफ बलून एमबी क्या दिया हुआ है मैंने, क्या दिया हुआ है सवाल में? 100 किलो। हेलो, पहले इतना लिखो, लिखो तो हाँ बोलो। नेक्स्ट बेटा सबसे पहले हम निकाल रहे हैं मास ऑफ द एयर डिस्प्लेस्ड। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे मास ऑफ द एयर डिस्प्लेस्ड। भाई जितना वॉल्यूम फूला उससे पहले मैंने हवा हटाई, अरे हटाई होगी तब ना हीलियम भरी है। हेलो हेलो, अच्छा तो कितना, मैं कहता हूं चलो हटाई नहीं, ये एकदम ये सब सुकड़ा सा फुग्गा था, हीलियम भरे 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 तो फूल गया। अरे यार तो उस जगह पे हवा रह सकती थी ना, पर नहीं है, हवा की जगह हीलियम है। तो सबसे पहले डेफिनेशन कह रही है, पहले मास ऑफ डिफरेंस होता है पेलोड डिस्प्लेस्ड एयर का मास और फुग्गे का मास। तो पहले डिस्प्लेस हमने कितनी एयर की उसका निकालना पड़ेगा हमको। तो मास क्या होता है बेटा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अच्छा वॉल्यूम क्या होगा सर स्फेयर का? सबको पता है 4/3 पाई आर क्यूब, जितना फुग्गा फूलेगा उतना रेडियस 4/3 पाई आर क्यूब। और डेंसिटी, हवा की डेंसिटी तुमको दी हुई है सवाल में, तो डेंसिटी ऑफ हवा क्या दी हुई है बेटा? 1.2 kg। तो वैल्यू पुट कर देंगे, 4/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर 10 मीटर दिया तो 10 का क्यूब इंटू 1.2, तो ये आ जाएगा कुछ, अभी सॉल्व करके देख, नीचे लिखा होगा, पहले आप इसको लिखो। और ये मास किस में आ जाएगा बच्चों? बोलो। अरे यार रेडियस दिया है मीटर में, तो ये हो गया मीटर क्यूब, डेंसिटी दी हुई है केजी पर मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब कट गया, तो मास किस में आ गया ऑटोमेटिकली? बोलना पड़ेगा। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 5028.6 kg। एनसीईआरटी का सवाल है इसलिए थोड़ा सा एक्यूरेट कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं। लिखो तो हाँ बोलो। अब लिखते भी रहो, सुनते भी रहो। हमने अभी तक निकाल लिया जिस वॉल्यूम में जो फुग्गा फूला हुआ है वहां हवा रहती ना होके, हीलियम है पर हवा रहती तो उसका कितना वजन होता, हमने वो डिस्प्लेस्ड एयर का मास निकाल लिया। ठीक है, अब मास ऑफ हीलियम फिल्ड बलून क्यों लिख रहा हूं मैं बेटा? क्योंकि बेटा एक्चुअली पेलोड की इंग्लिश में लिखा हुआ है कि तुम उतना लोड चढ़ा सकते हो जितना मास हवा का डिस्प्लेस हुआ है, माइनस कुछ वजन तो फुग्गे का होगा। अरे यार फुग्गे में हीलियम भी तो है, तो ठीक है हवा हट गई, हीलियम है, अरे हीलियम भी कुछ वजन तो रखेगी ना। हेलो, तो एक्चुअली हमको वहां पे माइनस पता है क्या करना चाहिए? मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर में माइनस करना चाहिए मास ऑफ हीलियम फिल्ड बलून। हमको तो सिर्फ फुग्गे का मास दिया हुआ है 1000 किलो। अरे यार वहां हवा भी तो है, हीलियम, चलो सॉरी हवा नहीं है तो हीलियम तो है, हीलियम का कुछ तो भार होगा, तो वो भी तो माइनस करना पड़ेगा ना। हेलो हेलो, ठीक है, तो मास ऑफ हीलियम फिल्ड बलून लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से। और मास ऑफ हीलियम फिल्ड बलून कैसे आएगा सर? मास ऑफ हीलियम जितनी उस वॉल्यूम में भरी है प्लस मास ऑफ बलून। हमको तो सवाल में केवल मास ऑफ बलून दिया है,
मास ऑफ हीलियम तो हमको कॉमन सेंस से खुद निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालेंगे? आपको ये भी दिया हुआ है कि जो हीलियम हम भर रहे हैं, आपने शायद पिक्चरों में देखा भी होगा कि जो फुग्गे के नीचे एक सिस्टम बना रहता है, वो सिस्टम में कुछ कंबशन होता रहता है और गैस निकलती रहती है। तो एक्चुअली ये हीलियम गैस को बनाने का तरीका है। अच्छा, हीलियम गैस का कोई सिलेंडर होगा मैं कहता हूँ, तो कितने प्रेशर में है, कितने टेम्परेचर में, ये सब सवाल ने दिया हुआ है हीलियम गैस के लिए। हेलो, तो हीलियम बीइंग एन इनर्ट गैस, हीलियम के लिए आप पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा सकते हो, और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ गैस, से यहां से वजन ऑफ हीलियम आ जाएगा। हेलो, ठीक है, चलो। तो पहले ये, हालांकि ये तो समझने की चीज़ है, मैं इसको अभी फिर से कराऊंगा, मैंने आपको पहले सिर्फ समझा दिया, कॉमन सेंस दे दिया। चलो, इतना हो गया तो आगे बढ़ूं, लिख लिया सबने यहाँ तक? चलो बेटा, तो एक्चुअली मास ऑफ हीलियम फिल्ड बलून क्या होगा? मास ऑफ हीलियम प्लस मास ऑफ बलून। आइए नेक्स्ट, अब मास ऑफ हीलियम कैसे निकालेंगे बच्चों? अगेन मास उस वॉल्यूम में कैसे होगा भाई? मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम ऑफ फुग्गा विच इज 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ हीलियम इंटू यहाँ। अच्छा, आप एक काम करो बेटा, पूरा ऐसे पंचायत मत लिख दो, आप ऐसे लिखो। आपने ऊपर वो वाली चीज़ तो लिखी हुई है, इसके नीचे आप लिखेंगे मास ऑफ हीलियम प्लस मास ऑफ बलून। तो मास ऑफ हीलियम के लिए क्या कहोगे बच्चों? मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ऐसे लिखना, प्लस मास ऑफ बलून। हेलो, पहले ये लिखो, नेक्स्ट लाइन से लिखा? यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बेटा, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है, उसको वॉल्यूम के नीचे लिखना, 4/3 पाई आर क्यूब। हेलो, इंटू डेंसिटी ऑफ गैस का फॉर्मूला बताओ बच्चों, हमने डिराइव किया हुआ है इसको बॉयल्स लॉ के बाद। डेंसिटी ऑफ गैस का फॉर्मूला क्या था? प्रेशर ऑफ गैस इंटू मोलर मास ऑफ गैस अपॉन आरटी, याद करो। तो ये हो जाएगा मास ऑफ हीलियम प्लस मास ऑफ बलून। सवाल में देखो बच्चों, आपके पास एनसीईआरटी है, अभी मैंने रीड भी कराया था, क्या हीलियम कितने प्रेशर में भरी जा रही है दिया हुआ है? चलो पहले फॉर्मूला लिखो, बाकी आपको सांपा सूंगा रहेगा, लगाए हो नहीं कोई। हाँ चलो, अच्छा है, पर लेट हो गए बेटा दिया बोलने में। चलो पहले इतना लिख लिया सबने? यस सर। अब बेटा, अब आप वैल्यू पुट करना चालू कर दो फिर से खुद से नेक्स्ट लाइन में। 4/3 पाई को लिख दो 22/7, आर क्यूब को लिख दो क्या 10 और उसका क्यूब कर दो प्लस पी। प्रेशर क्या दिया मुझे देख के बताओ सब लोग, हीलियम का प्रेशर कितना दिया? हाँ कितना दिया है? 1.66 बार। ठीक है, तो प्रेशर की जगह आ जाएगा बच्चों, आप लोग नेक्स्ट टाइम से लिखेंगे 1.66 बार इनटू मोलर मास हीलियम का कितना होता है बच्चों? 4। हेलो, यस सर। लेकिन क्योंकि ये वाला मास भी केजी में आएगा तो ये भी आपको केजी में निकालना है, तो ये तो 4 ग्राम होता है मोलर मास, तो उसको केजी में बदलने के लिए क्या करोगे? अपॉन 1000। हेलो, तो जो भी अपना आंसर आएगा केजी में आ जाएगा, इनटू आर का वैल्यू 0.083 और टेम्परेचर केल्विन में कितना होगा? कितना होगा? 300। और मास ऑफ बलून कितना दिया हुआ है केजी में? 100। हेलो, आ गई सारी का कहानी? चलो, तो ये सब कुछ वैल्यू लिखो बेटा, और मैं आपको भी यहाँ दिखा देता हूँ। ये सब वैल्यू आपने लिखी जो होगी वो ये रही बेटा। एक्चुअली इस बच्चे ने सीधा आंसर पुट वाली पुट कर दी। देखो
देखो ये प्रेशर हो गया, ये 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, ये नीचे 300 हो गया, 0.083 हो गया, ये हीलियम का मास हो गया 4, लेकिन केजी में कन्वर्ट किया इसलिए 4/1000। ये आ गया पूरा। ये अब इसने सिर्फ हीलियम का कैलकुलेशन किया है मास का, लेकिन सीधा लिख दिया है। तो अपन आगे बढ़ रहा हूँ बेटा मैं, हम सीधा उसको बलून के मास के साथ, अच्छा नहीं पूरा सॉल्व भी किया हुआ है बेटा उसमें, आप भी इसको घर में करके देख लीजिएगा। ये आंसर आएगा मास ऑफ बलून और मास ऑफ हीलियम जोड़ के, ये आंसर लिखा हुआ है, लिखा तो है 1217.5 किलोग्राम। इसको आप चेक भी कर लेना सॉल्व करके। हो गया इतना सब बच्चों का? यस सर। हटा दूं? यस सर। ठीक है, तो ऐसा है बच्चों। तो अब सर हमने तो अब निकाल लिया, तो अब क्या पे लोड निकाल देते हैं सर, कितना लोड हम चढ़ा सकते हैं? सर ये कैसे आएगा? नेक्स्ट टाइम देखें, पे लोड इज इक्वल टू मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर माइनस मास ऑफ, मैं पूरी बात लिख रहा हूँ, मास ऑफ सिर्फ बलून नहीं बेटा, हीलियम फिल्ड बलून। हेलो, क्योंकि तुमने हवा हटाई लेकिन वहां हीलियम अभी भी है ना, तो उसका मास तो कुछ होगा ना, वो तो माइनस करना पड़ेगा ना। वो माइनस करके जो आंसर आएगा, यानी कि ये 3810, इतना किलो का आदमी आप चढ़ा सकते हो। हेलो, और पूरा इतना किलो का आदमी चढ़ा दोगे तो फुग्गा कहीं नहीं जाएगा। हेलो, इससे कम चढ़ाओगे तब ना ऊपर झूल के घूम के आएगा। बात समझ में आती है? चलो बच्चों, हटा दो ये पे लोड का बड़ा था अभी इसके बारे में कि स्टार्ट करना था बेटा। अच्छा चलो, तो मतलब हमने लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस में कुछ इंट्रोडक्टरी इंग्लिश लिखी है, तो सबसे पहले उसकी इंट्रोडक्टरी इंग्लिश को रीड करेंगे। अभिषेक, लिक्विफैक्शन में अब तक 1 2 3 4 नहीं डलवाया ना, ऐसे इंट्रोडक्टरी इंग्लिश लिखवाई है ना? हाँ, तो पहले लिक्विफैक्शन में बच्चा अभिषेक इंट्रोडक्टरी इंग्लिश पढ़ लो, क्या लिखा है आपने अभी तक? An ideal gas cannot be liquefied because there is no intermolecular attraction, but liquefaction of gases can be achieved by decrease in temperature, increase in pressure, और जिसमें डिक्रीज इन टेम्परेचर dominating. हाँ, मतलब आइडियल गैस तो भाई आइडियली ये माना जाता है कि एक गैस का मॉलिक्यूल दूसरे गैस के मॉलिक्यूल से कोई इंटरेक्शन नहीं करता। तो आइडियल गैस का तो सच्चाई ये है, क्योंकि वो तो एग्जिस्ट भी नहीं करती ना, लेकिन अगर करती, अगर हमारे कल्पनाओं में एग्जिस्ट करती तो उसको लिक्विफाई हम कभी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका आपस में कोई इंटरेक्शन ही नहीं होता। ऐसा है नहीं, पर आइडियली ऐसा होना चाहिए, जो हमने आइडियल गैस इक्वेशन बनाई थी उसके आधार पर। नेचर में जो गैसेस हैं उनमें हम केमिस्ट्री जानते हैं कि गिरिस में दो मॉलिक्यूल आपस में लंडन डिस्पर्जन फोर्स से तो अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। अच्छा, तो अगर तुमको गैस के मॉलिक्यूल को लिक्विफाई करना है तो उनको आपस में अट्रैक्ट होने की इजाज़त दे दो। इजाज़त कैसे दे पाएंगे? जब उनकी काइनेटिक एनर्जी घटा देंगे। काइनेटिक एनर्जी घटाने के लिए सबसे पहले टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। टेम्परेचर डिक्रीज करने के बाद अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो अपने आप वो पास आने लगेंगे, और पास आएंगे तो उनके इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन भले कमज़ोर हों लेकिन कुछ तो होंगे, तो धीरे धीरे वो बढ़ने लगेंगे और वो एक दूसरे को लिक्विड बना लेंगे क्योंकि पास आ जाएंगे। ठीक है, तो लिक्विफैक्शन ऐसे किया जा सकता है। टेम्परेचर डिक्रीज और प्रेशर इंक्रीज में टेम्परेचर डिक्रीज इसलिए डोमिनेटिंग है कि अगर गैस की काइनेटिक एनर्जी नहीं घटी तो तुमको प्रेशर जितना लगाना हो लगा लो। ये स्टैटिस्टिकली प्रूव्ड भी है, हम एनसीईआरटी में ग्राफ देखेंगे कि एक मिनिमम टेम्परेचर तक तुमको लाना ही पड़ेगा। उस मिनिमम टेम्परेचर के नीचे अगर तुम प्रेशर बढ़ाते हो तो गैस लिक्विफाई हो जाएगी, पर उस मिनिमम टेम्परेचर तक ही अगर तुम नहीं लाए तो चाहे जितना तुम रजनीकांत बन जाओ, जितना प्रेशर बढ़ा लो, वो गैस लिक्विफाई नहीं होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि डिक्रीज इन टेम्परेचर इज द मोर डोमिनेटिंग फैक्टर। हेलो, बोलना पड़ेगा सबको? अच्छा, अब एक्चुअली बेटा लिक्विफैक्शन में टेक्निकल डिटेलिंग यहीं से शुरू होती है। तो लिक्विफैक्शन जो हमने स्टार मार्क डाला है, इसमें सबसे पहले डालेंगे बच्चों पॉइंट क्रमांक 1, और पॉइंट क्रमांक 1 में यही टेम्परेचर की डिटेलिंग लिखेंगे, और इस टेम्परेचर को एक्चुअली हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, ब्रैकेट में लिखेंगे टीसी। अभी है क्या, आइए इंग्लिश देखें। इंग्लिश लिखेंगे बच्चों, क्रिटिकल टेम्परेचर में लिखेंगे
ये पूरी चीज़ यहाँ से लिखनी है, लिखेंगे इट इज़ द टेम्परेचर अबव विच अ गैस कैन नेवर बी लिक्विफाइड बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर बट बिलो विच इट कैन बी लिक्विफाइड। मतलब हर गैस के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि हर गैस का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन अलग अलग होता है। हर भाई मान लो कोई गैस CO2 है, कोई गैस H2S है, तो इतना अब आप तो केमिस्ट्री आती है ना, CO2 कैसा है, नॉन पोलर, लंडन फोर्स होगा। H2S कैसा है, पोलर, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा। मान लो गैस है वाटर वेपर H2 में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो और आसानी से लिक्विफाई हो जाएगा। तो वही वाली बात है, हर के लिए क्रिटिकल स्टेट अलग होगी, पर ये क्रिटिकल टेम्परेचर निकाला गया, हर गैस के लिए निकाला गया और डिफाइन कर दिया गया कि वो मिनिमम टेम्परेचर वहां तक तो लाओ, उसके नीचे लाओ तो और अच्छा, पर एक मिनिमम टेम्परेचर तक तुमको लाना पड़ेगा। उस मिनिमम टेम्परेचर पे या उसके नीचे लाओगे और प्रेशर बढ़ाओ तो गैस लिक्विफाई हो जाएगी, पर उसके ऊपर अगर रही तो जितना प्रेशर लगाना लगा लो, गैस लिक्विफाई नहीं होगी। और ऐसे टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर हर गैस के लिए अलग अलग होगा। हेलो हेलो, Yes, sir. हटा दूं, Yes, sir. लिख दिया. कोई रोक रहा है? नहीं। नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों, नेक्स्ट लिखेंगे पॉइंट क्रमांक 2, क्रिटिकल वॉल्यूम एंड क्रिटिकल प्रेशर। अब ये क्या है, पहले इंग्लिश सुन लीजिए बच्चों, फिर लिखना आप लोग, पहले सुन लो। लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम VC एंड प्रेशर एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर PC। अब पहले सुन लो बेटा, क्रिटिकल टेम्परेचर पे किसी भी गैस के लिए अलग अलग क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। हर गैस जब अपने क्रिटिकल टेम्परेचर पे होगी तो उस गैस का 1 मोल ले लो, वो 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम जितना ऑक्यूपाई करेगी वो वॉल्यूम को आज से क्रिटिकल वॉल्यूम बोलना, और जो उसका प्रेशर होगा उस प्रेशर को क्रिटिकल प्रेशर कहना। सर हर गैस के लिए वैल्यू अलग अलग होगी क्या? हाँ अलग अलग होगी। सर किसने निकाली? वंडरवॉल ने निकाली। वंडरवॉल कौन से कांस्टेंट को इस्तेमाल करता था बच्चों, याद करो, A और B। हेलो, देखा है ना अपन ने वंडरवॉल इक्वेशन में? हेलो हेलो हेलो, अच्छा। और क्योंकि वंडरवॉल इक्वेशन भी लगभग हमने हालांकि डिराइव की थी, लेकिन वो एक स्टैटिस्टिकल लॉ से निकल के आई थी। हेलो, जो कि प्रैक्टिकली वंडरवॉल ने सोच समझ के हमने उसको प्रॉपर अच्छे से डिराइव करके समझा है। लेकिन उसी A और B के रिस्पेक्ट में जो हर गैस के लिए अलग होगा, ये सर क्रिटिकल कंडीशंस भी निकाली जा सकती हैं। हाँ निकाली जा सकती हैं, लेकिन ये डेफिनेशन आपको बोर्ड के हिसाब से पता होनी चाहिए। ये जो फॉर्मूले हैं ये आप भूल भी सकते हो, तो मैं लिखवा ज़रूर रहा हूँ, पर ये फॉर्मूले में आप J डाल देना बच्चों। एक्चुअली वंडरवॉल ने हमको क्रिटिकल वॉल्यूम भी हर गैस की बताई। उसने कहा क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होगी किसी भी गैस की, 3B। हेलो, क्रिटिकल प्रेशर क्या होगा, A/27B², और क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, 8A/27 RB। दिख रहा है ये? हेलो, RB। हेलो, Yes, sir. दिख रहा है. ये Z मत लिखना अभी, केवल इतना लिख लो बेटा। इतना लिखो तो ना बोलो, दिक्कत हो तो पूछो। चलो, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बड़ा 3 लिख लो। याद करो कि कभी भी रियल गैस, आइडियल गैस, कोई भी गैस, रियल गैस आइडियल इक्वेशन फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, उसको देखने का हमने एक पैमाना बताया था, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, विच वाज रेशियो ऑफ प्रेशर वॉल्यूम अपॉन RT। याद करो। हेलो, था ना, PV/nRT का रेशियो। तो अगर क्रिटिकल स्टेट में बात कर रहा हूं, मतलब PC/VC/RTC का रेशियो चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स तो बेटा 1 मोल की बात होगी। क्यों? क्योंकि अरे सर PC TC VC भी तो 1 ही मोल के लिए होता है। तो एक्चुअली PC का वैल्यू आपको पता है हर गैस के लिए, VC का भी पता है, TC का भी पता है। तो क्या क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इन जनरल निकाला जा सकता है? हाँ सर। तो जरा ZC निकाल के बताओ बच्चों मुझे, ये वैल्यू को पुट करके। हालांकि वैल्यू आप भूल भी सकते हो बोर्ड के हिसाब से, लेकिन फिर भी तो ऑब्वियसली बात है, क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को भी J डाल देना। कोई सॉल्व करके बता सकता है?
चलो इसको सॉल्व करो, ZC को निकालो और मैं मीटिंग आईडी आपको फिर से भेज रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आप स्वयं निकाल सकते हैं, और जैसे कि एक बच्चे ने तो बता दिया है तो कम से कम मैं बता देता हूँ। क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी होगा क्रिटिकल प्रेशर इंटू क्रिटिकल वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 1 R और TC। PC का वैल्यू बोलो बच्चों, फॉर्मूला क्या बताया मैंने? मुंह से तो बोल दो, A अपॉन 27 B स्क्वायर। VC का वैल्यू क्या बताया मैंने? 3B। R है, और TC का वैल्यू क्या बताया मैंने? 8A अपॉन 27। आओ इसको सॉल्व कर ले बेटा। ये R से ये R कैंसिल, ये नीचे डिनोमिनेटर में 27 है, 27 है कैंसिल, ये एक B जो कि डिनोमिनेटर उससे स्क्वायर कैंसिल, ये एक B से ये वाला B कैंसिल, न्यूमरेटर के A से ये A कैंसिल। तो अगर आप गौर करो बच्चों तो सब कैंसिल है ना, हो गया सर। तो बचा क्या? बचा ऊपर के न्यूमरेटर में बचा 3 और नीचे के डिनोमिनेटर में बचा नीचे के रेशियो के न्यूमरेटर का बचा 8। तो ऊपर के रेशियो का 3 और नीचे के रेशियो का 8, तो हो गया 3/8। तो क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, भले गैस कोई भी हो, इट इज इक्वल टू 3/8। ठीक है बच्चों, हटा दूं, हालांकि ये जेई की बात है पर फिर भी बता दिया हूं। क्रिटिकल स्टेट वाली, वो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं आपको इस ग्राफ से चर्चा कर देता हूं। भाई देखो, कभी भी आप ग्राफ बनाओ प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, ये बनाना नहीं है बेटा, बस सिर्फ सुन लो। कभी भी प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में अगर आप ग्राफ बनाओ तो ये ग्राफ एक्चुअली बनाया गया। अच्छा, प्रेशर वॉल्यूम जब ग्राफ बनाते हो तो बाकी का वेरिएबल क्या है? टेम्परेचर, उसको कांस्टेंट रखोगे। तो ये ग्राफ क्या कहलाएगा बच्चों, कौन बताएगा? ये कहलाएगा आइसोथर्म। हेलो हेलो, चलो, तो मान लो ये आइसोथर्म बना रहा हूं मैं, लेट्स से 1 मोल गैस के लिए, और वो गैस ये एक्चुअली ये कोई कहानी नहीं है बेटा, ये एक्चुअल स्टैटिस्टिकल ग्राफ बनाया गया है CO2 के लिए। जब कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड लेके प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाया गया, तो अलग अलग टेम्परेचर में जब ये काम किया गया, तो सर हम तो जानते भी हैं बॉयल्स लॉ से, कायदे से ग्राफ कैसा आना चाहिए? एक कर्व देखो आ भी रहा है, लेकिन ये कब आ रहा है? देखो ये स्टैटिस्टिकली आपको बता भी रहा है, ये कब आ रहा है? जब टेम्परेचर कितना है बच्चों? 50 डिग्री सेल्सियस। कितना है? ठीक है, याद कीजिए, अगर आपको गैस को लिक्विफाई करना है तो सबसे जरूरी क्या है? टेम्परेचर घटाना। ठीक है, तो CO2 का टेम्परेचर घटाया गया। CO2 का टेम्परेचर घटाते घटाते हम ले आए बेटा 31.1 डिग्री सेल्सियस में। 31.1 डिग्री सेल्सियस में भी देखो एक ग्रीन कलर की लाइन बन रही है, ये भी लगभग बॉयल्स लॉ जैसा ही है। देखो कोई टेंशन नहीं। हेलो हेलो, मतलब सर अगर ये बॉयल्स लॉ वाले कर्व को फॉलो कर रहा है अभी तक, मतलब सर आप देख लो, कायदे से प्रेशर बढ़ रहा है ना बेटा, लेकिन प्रेशर तुम जितना भी बढ़ाओ, बॉयल्स लॉ तो फॉलो हो रहा है, मतलब गैस लिक्विफाई हो ही नहीं रही, तुम प्रेशर जितना बढ़ा लो, देखो प्रेशर बढ़ ना रहा है। भले टेम्परेचर 50 से 31 घट गया, लेकिन प्रेशर तुम जितना बढ़ा लो अभी भी ये वाला डंडी ऐसी कर्व ही है, मतलब सर बॉयल्स लॉ तो फॉलो हो रहा है। लॉ कौन फॉलो करता है? गैस। मतलब सर ये CO2 जो है अभी भी गैस ही है, लिक्विड नहीं बनी। देख लो प्रेशर जितना बढ़ा लो तुम, देखो बढ़ रहा है ना प्रेशर यहाँ पे। हेलो हेलो, लेकिन अब हम पहुंच गए क्रिटिकल स्थिति में। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझा रहा हूं आपको। देखो, और क्रिटिकल टेम्परेचर जो CO2 के लिए होता है वो होता है, देख लो 31.1 तक में काम नहीं हुआ, लेकिन 30.98 एग्जैक्ट डेटा दिया जा रहा है आपको CO2 के लिए। जैसे CO2 को आप ठंडा करते करते 30.98 पे ले आए, इस स्थिति पे बेटा उस गैस के मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी अब घट चुकी है। अब देखो 30.98 को ब्लू लाइन से, ये कुछ ऐसा पर्पल लाइन से दिखा रहा है, यहाँ तक तो बॉयल्स लॉ फॉलो हो रहा है, पर एक पॉइंट ऐसा आया जब आप ये ऑब्जर्व करोगे कि गैस और लिक्विड दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। मतलब CO2 गैशियस रूप में भी है और जस्ट इस समय पे लिक्विड, इस समय पे मतलब
इस पर्टिकुलर प्रेशर वॉल्यूम पे और इस पर्टिकुलर प्रेशर पे वो 1 मोल गैस के लिक्विड फॉर्म भी दिखने लग गए। हेलो हेलो हेलो। अच्छा, उस टेम्परेचर के अगर नीचे ले आओगे बेटा, तो अब ये यहां ब्लू ब्लू कलर से पता क्यों दिखाया हुआ है कि देखो तुमने ए पॉइंट से शुरू किया, लगभग ये बॉयल्स लॉ का कर्व है, लेकिन जैसे वो बी पॉइंट पे आया, ये टेम्परेचर, अब ये पिंक लाइन क्या है, ये टेम्परेचर 30.98 से भी कम है, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर से भी हम कम आ गए। कैसे पता चला? देखो ये लिखा भी हो 21.5 डिग्री सेल्सियस। तो 21.5 डिग्री सेल्सियस मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे लाने पे अब तुम प्रेशर जब बढ़ा रहे हो, देखो ये लिक्विड बन गई। हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. ये ग्राफ ये बता रहा है बच्चों कि इसके नीचे अब इसको लिक्विफाई करना बहुत आसान है, पर इसके ऊपर वो एक आइडियल गैस की तरह, लगभग एक आइडियल गैस की तरह कोई भी गैस बिहेव करेगी जो कभी भी लिक्विफाई नहीं हो सकती। कब तक? जब तक क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे ना आ जाए। बात समझ में आता है? हेलो बोलना पड़ेगा। और Yes, sir. इस कंडीशन को कहते हैं क्रिटिकल स्टेट, जिसपे और उस वॉल्यूम और टेम्परेचर कहते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। हेलो हेलो। Yes, sir. सबको इतनी बात समझ में आ रही है? पक्का? Yes, sir. चलो आगे बढ़ रहा हूं बच्चों। बस बेटा यही मुझे आपको समझाना था। अब आगे की जो पूरी स्टोरी है बेटा, Yes, sir. चलो बेटा, अब बच्चों एक बार फिर से मैं आपको एक कहानी कह दूं कि ये जो लिक्विड स्टेट में अब हमको आगे की कहानियाँ, ये कुछ डेफिनेशंस हैं, इसमें कोई मैथमेटिक्स बहुत ज़रूरी नहीं है, है ना। कुछ डेफिनेशंस हैं, जो डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, और ये याद कैसे होंगी? रीड करके। तो फिर से बच्चों आपको अब लिखना नहीं है। क्यों? क्योंकि अब मैं आपको पहले पूरी डेफिनेशंस समझा रहा हूँ, और समझाने के बाद ये पूरा पीडीएफ मैं एज इट इज़ ग्रुप में डाल दूंगा। आप ये लिक्विड स्टेट को देखते हुए अभी का अभी ये पूरा पीडीएफ लिखेंगे। हेलो, ज़्यादा नहीं, 3 पन्ने। हेलो हेलो सब लोगों। Yes, sir. ठीक है, ये पूरा मैं समझा दे रहा हूँ और फिर पीडीएफ में ग्रुप में डाल दूंगा, आप इसको लिख लीजिएगा। लेकिन अभी पहले पूरा समझ लो। बहुत कहानी कठिन नहीं है, बहुत आसान थी, बस कहानी गाना सुन लो थोड़ा सा। चलिए, लिक्विड स्टेट में जो पहली डेफिनेशन हमको जाननी है, वो जाननी है हमको डिफरेंस पता होना चाहिए इवेपोरेशन और बॉइलिंग में। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में मैंने लिख दिया इवेपोरेशन और राइट साइड में मैंने लिख दिया बॉइलिंग। अब आइए जाने, इतना शायद हम सबको पता है। मैं थोड़ा सा आपको ऐसा नॉर्मल अपना ब्लैक बोर्ड में बता दूं, सामने देखेंगे बच्चों। बेटा शायद सबने नदी देखी है जीवन में, नदी तालाब कभी देखा? सतना नदी गए हो? हेलो। Yes, sir. अच्छा, तो बेटा नदी में अभी जरा जाना, सतना नदी साइड या कभी भी कोई तालाब साइड, उसमें हाथ डालना, बढ़िया पानी रहेगा, पानी गीला गीला भी रहेगा। ठीक है, एक काम करना, आज से लेके मई तक में जाना, कभी भी जाना, और पानी में हाथ डालना, कभी भी आपका हाथ जलेगा नहीं बेटा। मतलब कभी भी पानी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होगा कि तुम्हारा हाथ जल जाए। लेकिन फिर भी अभी और मई के मौसम में आप ऑब्जर्व करोगे कि अभी पानी बहुत ज़्यादा होगा, और मई के मौसम में तालाब का पानी बहुत घट चुका होगा, कई बार तो सूख भी जाता है। हेलो हेलो। सर वो पानी गया कहाँ? बेटा सच्चाई ये है कि वो पानी H2O लिक्विड से H2O गैस बन के हट गया। स्टेट चेंज तो हुआ सर, लेकिन वो स्टेट चेंज होने की प्रक्रिया को मैं इवेपोरेशन कह रहा हूं, जिसमें कभी भी टेम्परेचर बहुत उबलता हुआ टेम्परेचर नहीं था। वो नॉर्मल जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर था, वही टेम्परेचर था। लेकिन फिर भी ये लिक्विड से गैस में ऐसे बदला कि सूरज की किरण सरफेस में के मॉलिक्यूल्स में पड़ी, और केवल सरफेस का मॉलिक्यूल सॉलिड लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता गया। हेलो हेलो। Yes, sir. अच्छा, दिस प्रोसेस इज इवेपोरेशन, जो कि हमें दिख रहा है एक सरफेस का फिनोमेना है, ऊपर ऊपर के मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं।
ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, इसमें कोई फिक्स टेम्परेचर तक मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है। आइए मैं इवेपोरेशन को आपको इंग्लिश पढ़ दूँ। इवेपोरेशन में लिखा हुआ है बेटा कि इवेपोरेशन अकर्स एट द सर्फेस ऑफ लिक्विड, अग्रीड। इट अकर्स स्पॉन्टेनियसली एट ऑल टेम्परेचर, ये हर टेम्परेचर पे होता है, ऐसा नहीं कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही होगा। भाई कहो दिसंबर में भी इवेपोरेशन थोड़ा बहुत तो हो ही रहा हो, बोलो। और आखिरी है, इट इज़ अ वेरी स्लो फिनोमेना। रीज़न बीइंग, स्लो फिनोमेना इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि एक दिन में पानी सतना नदी का उड़ जाएगा, धीरे 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 धीरे। हेलो हेलो, Yes, sir. अच्छा। वही ऑन द अदर हैंड मैं बात करूं कि मेरे पास एक वेजल है, उस वेजल में मैंने पानी भरा, उसको मैंने गैस में चढ़ा दिया। जब गैस में चढ़ाऊंगा तो मैं ऑब्जर्व ये करूंगा कि जो गैस लिक्विड के मॉलिक्यूल है वो धीरे धीरे फटाफट उनका वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे और लिक्विड से गैस में चेंज होंगे और कुछ प्रेशर लगाएंगे ऊपर। हेलो हेलो, Yes, sir. अच्छा। लेकिन क्या आपको तत्काल भाप मिल जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो प्रेशर लगा के ऊपर जाएंगे ये कहलाएगा इनका वेपर का प्रेशर। क्या कहलाएगा इनका? लेकिन इनकी वेपर के प्रेशर के ऊपर इनके डैडी बैठे हैं। डैडी मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm। हेलो, तो ये बॉईल कब होंगे बेटा? जब इनकी औकात यानी कि इनका वेपर प्रेशर डैडी यानी कि नेचर के वेपर प्रेशर यानी कि 1 atm से ज़्यादा होगा। हेलो हेलो, अच्छा। जब इनका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा तो उठने लगेगा और भाप आ जाएगी। लेकिन हम टेक्निकल डेफिनेशन देते हैं कि भाई टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे तो इनका वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। अच्छा, तो बोला जाता है वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे किसी भी गैस का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए वो टेम्परेचर कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। और ये एक ऐसा फिनोमेना है जो कि पूरे बल्क में होता है, सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल या नीचे के मॉलिक्यूल नहीं, हर मॉलिक्यूल पे होता है। हेलो हेलो, तो मतलब सर हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट एक्सटर्नल प्रेशर पे डिपेंड करेगा? बिल्कुल करेगा। शायद इसीलिए पहाड़ों में जाके पानी उबालो तो जल्दी उबल जाता है। क्यों? पहाड़ों में आ गए मतलब बहुत सारा एटमॉस्फेयर आपके नीचे आ चुका है। हेलो, Yes, sir. अरे यार तुम पहाड़ी पे अगर चढ़ गए हो तो पहाड़ी पे चढ़ गए हो तो बहुत सारी हवा तो तुम नीचे छोड़ आए हो ना। जो प्रेशर तुमको यहाँ खड़े होके महसूस हो रहा था, यहाँ पे पहले हमको इतना प्रेशर महसूस हो रहा, अब हमको केवल इतना गैस का प्रेशर महसूस होगा ना। हेलो, तो इसलिए पहाड़ी पे चढ़ के हमारे जो एटमॉस्फेरिक की गैसेज होती हैं वो हम काफ़ी गैस तो नीचे छोड़ आए, तो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट गया, इसलिए पानी जल्दी उबल जाएगा। हेलो हेलो हेलो, Yes, sir. ठीक है। Yes. तो ये हो गया बेटा बॉइलिंग। और बॉइलिंग के लिए मैं आपको इंग्लिश पढ़ देता हूँ। लिखेंगे इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स इवन बिलो द सरफेस कंटिन्यूसली विदिन द फिर से पढ़ रहा हूँ। इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स इवन बिलो द सरफेस विदिन द बल्क ऑफ लिक्विड। हेलो, मतलब ये कह रहा है कि ये जो फिनोमेना होता है ये सिर्फ सरफेस पे नहीं, सरफेस के नीचे भी, विद इन द सरफेस, पूरे बल्क में होता है। हेलो, दूसरा लिख रहा हूं मैं, इट अकर्स ओनली एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। भाई वो टेम्परेचर क्या है बेटा? वो टेम्परेचर जिसपे इसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो वही लिखा है, इट अकर्स ओनली एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर इक्वल्स द imposed pressure on the liquid state at a particular temperature. हेलो हेलो, और फिर क्या लिखा? इट इज़ अ रैपिड फिनोमेना। रैपिड मतलब फटाफट होगा, ऐसा नहीं पानी उबालने में क्या 5 मिनट 4 मिनट लगता है। हेलो, बोलना पड़ेगा सबको। Yes, sir. चलो, तो ये हो गया बेटा इवेपोरेशन और बॉइलिंग के बीच में डिफरेंस। और फिर मैं एक्चुअली यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन दे रहा हूँ नोट लिखवा के,
तो आप भी नोट लिखेंगे और उसमें लिखेंगे एट 1 atm प्रेशर बॉइलिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट. इफ प्रेशर इज 1 bar देन द बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट. अब एक्चुअली बेटा जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसका एक गाइडलाइन है भाई. एक्सटर्नल प्रेशर कई केसेस में हम इन जनरल 1 atm लिखते हैं और कई बार कई जगहों में प्रेशर 1 bar भी होता है. हेलो एक्सटर्नल प्रेशर तो चेंज हो सकता है ना ऊंचाई के हिसाब से. अबव द, देखते होगे ना स्टेशनों में लिखा था दिल्ली इतने अबव फ्रॉम सी लेवल. हेलो अच्छा, तो ये जो गाइडलाइन बनी है, अगर एक्सटर्नल प्रेशर तुम मान रहे हो 1 atm, तो 1 atm एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट किसी भी गैस के जब वेपर्स बनेंगे जो 1 atm के बराबर हो जाएंगे, वो टेम्परेचर को आज से हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट. और जब एक्सटर्नल प्रेशर हम 1 bar मानेंगे उस बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट. हेलो अच्छा, तो मतलब मैं नेक्स्ट लाइन से लिख रहे हैं हम एग्जाम्पल के रूप में क्या कि द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस जो आप जानते हो, और द स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 99.6 डिग्री सेल्सियस. और 1 atm और बार में रिलेशनशिप भी मैंने बता दिया. 1 atm इज इक्वल टू 1.013 बार. कहने का अर्थ यह है कि पानी जिसको जो इसका तो सबको रटा रहता है, तो जो 100 डिग्री सेल्सियस और पानी का क्या है बेटा? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट. मतलब पानी का वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा 100 डिग्री सेल्सियस में? 1 atm के बराबर होगा, 1 bar के बराबर नहीं. अगर पानी का वेपर प्रेशर 1 bar के बराबर है तो वो कितने टेम्परेचर पे हो जाएगा? 99.6 डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा. हेलो, क्योंकि 1 bar कम होता है, देख लो. हाँ बेटा, बोलो बेटा, बोलो बेटा. सर कुछ नहीं. चलो, यहाँ तक समझ में आता है सबको? हेलो चलो बस बच्चों यहीं तक कर लो. और मैम भले आपको भेज पूरा रहा हूं, लेकिन आपको केवल कैपिटल A लिखना है, ठीक है? कैपिटल B लिख सकते हो तो कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल अच्छा चलो छोड़ो, मत लिखना बेटा, मत लिखना, ज़्यादा ही है अभी, मत लिखना. पहले मैं इसको समझाऊंगा कल, उसके बाद लिखना, ठीक है? हेलो मैं आपको एक PDF ज़रूर भेज